भारत में लगभग 25 मिलियन मेल्स इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। लगभग 15 से 20% कपल्स इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 6 में से 1 व्यक्ति आज इनफर्टाइल है। तो आज के इस वीडियो में इसी इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सबको नमस्कार, मैं धीरज कुमार। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी कपल्स 2 साल से अधिक साथ में रह रहे हैं, यानी कि वो सेक्सुअली एक्टिव हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, फिर भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि नेचुरल तरीके से अपना बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो उसको इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। लगभग देखा गया है कि 40% केसेस में मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्ट है, दोनों ही इनफर्टाइल होते हैं। 30% केस में सिर्फ मेल इनफर्टाइल होता है और 30% केसेस में सिर्फ और फीमेल इनफर्टाइल होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी आज भी फीमेल को ज़्यादा ब्लेम करती है इनफर्टिलिटी को लेकर के। मेल इनफर्टिलिटी में बेसिकली देखा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसा है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा है, स्पर्म का मॉर्फोलॉजी कैसा है, स्पर्म कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। तो क्योंकि होता क्या है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है, वो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर 9 महीने के बाद एक बच्चा बनके तैयार होता है। तो कुल मिलाकर के हम इतना समझ चुके हैं कि मेल इनफर्टिलिटी में एक्चुअली स्पर्म को देखा जाता है। तो स्पर्म का कितना हेल्दी है, अनहेल्दी है। आफ्टर 1 इजैकुलेशन 2 to 3 ml सीमेन बाहर रिलीज होता है। उसमें लगभग 200 मिलियन से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, यानी कि 1 ml सीमेन में लगभग 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। अब ये 200 से लेकर के 300 मिलियन जो स्पर्म रिलीज हुआ है, इजैकुलेट हुआ है, अब ये कितना हेल्दी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना मोटिलिटी है, यानी कि लगभग 60% स्पर्म में विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। विग्रस मोटिलिटी का मतलब होता है वो फास्ट होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, क्योंकि इसको यूट्रस को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के एग के साथ। तो इसमें विग्रस मोटिलिटी के साथ साथ इसमें मॉर्फोलॉजी भी होना चाहिए, इसमें हेड होना चाहिए, नेक होना चाहिए, टेल होना चाहिए, फ्लेजला होना चाहिए। अब मेल स्पर्म ही डिसाइड करता है कि कोई भी मेल इनफर्टाइल है कि नहीं है। अगर आप स्पर्म के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी जानकारी देगा अबाउट स्पर्म, यानी उसका मॉर्फोलॉजी कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है टेस्टिस के अंदर। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब होता क्या है कि कुछ इनफर्टाइल मेल में लगभग 30 to 40% इनफर्टाइल मेल में ओलिगोस्पर्मिया की शिकायत होती है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट, यानी कि जो स्पर्म का जो काउंट होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। लगभग 20 to 30% इनफर्टाइल मेल में स्थैनोस्पर्मिया होता है। स्थैनोस्पर्मिया का मतलब होता है पुअर स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि उसमें मोटिलिटी नहीं होती है, जिस वजह से वो मूव नहीं कर पाता है। और लगभग 10 to 20% इनफर्टाइल मेल में टेरेटोस्पर्मिया की शिकायत होती है। टेरेटोस्पर्मिया का मतलब होता है एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी स्पर्म होता है। स्पर्म जो होता है वो एबनॉर्मल होता है इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी किसी का हेड होता है तो नेक नहीं, किसी का नेक होता है तो टेल नहीं, टेल होता है तो हेड नहीं। तो ये होता है टेरेटोस्पर्मिया। अब लगभग 1% इनफर्टाइल मेल में एजियोस्पर्मिया होता है। एजियोस्पर्मिया का मतलब होता है कि आफ्टर इजैकुलेशन सीमेन जब बाहर आता है तो उसमें स्पर्म होता ही नहीं है, बिल्कुल नील स्पर्म होता है, तो उसको एजियोस्पर्मिया बोलते हैं। कुछ मेल में हार्मोनल इनबैलेंस होता है, लाइक FSH, LH, जिसको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ये LH इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और लिडिक सेल के पास आता है टेस्टिस के अंदर, और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करवाता है। फिर FSH आता है, ये टेस्टिस के सेरोटोनिन सेल के पास आता है, वहाँ से कुछ फैक्टर रिलीज करवाता है, और वहाँ से फिर से पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो भी आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुछ मेल में वेरिकोसेल की भी समस्या देखी गई है। अब वेरिकोसेल में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो टेस्टिस तक जाता है उसमें वो इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर डायलेट हो जाता है, जिससे प्रॉपर ढंग से न्यूट्रिएंट्स हो, ऑक्सीजन हो, उसका सप्लाई नहीं हो पाता है टेस्टिस को, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन काफ़ी लो हो जाता है, जिससे ओलिगोस्पर्मिया का भी चांस बढ़ जाता है। ये तो हो गया वेरिकोसेल के बारे में। कुछ मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी अफेक्ट कर जाता है इन्फेक्शन के कारण। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जैसे कि कुछ ग्लैंड होते हैं, कुछ डक्ट होते हैं, लाइक सेमिनिफेरस डक्ट होता है, वहीं से स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। फिर टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमिस होता है, अगर वो उसमें इन्फेक्शन लग गया। कुछ ग्लैंड होते हैं लाइक सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसको कॉपर्स ग्लैंड होते हैं। ये सब जो ग्लैंड होते हैं अफेक्ट कर जाते हैं, या फिर बचपन में कभी चोट लगा हो तो उससे भी अफेक्ट हो जाता है, उसमें चोट लग जाता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से नहीं होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आप
पूरा जानकारी देगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कुछ इनफर्टाइल मेल में जेनेटिक डिसऑर्डर की भी समस्या होती है, लाइक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है, जिसमें वाई क्रोमोसोम जो मेल का होता है वो अफेक्ट कर जाता है, या फिर काफी स्ट्रेस होने की वजह से। नॉर्थ इंडिया साइड में ज्यादा ये देखा गया है, जो पुअर लाइफ स्टाइल होता है, एल्कोहल का हाईली कंजप्शन होता है, या फिर स्मोकिंग रेगुलर हो जाता है, और काफी स्ट्रेस लेने की वजह से भी इनफर्टिलिटी को ये लीड करती है। अब ये सब चीजें होती है मेल इनफर्टिलिटी को लेकर के। अब तो ये समझ में आ गया कि मेल इनफर्टिलिटी क्यों होता है। अब हमको ये समझना होगा कि ये डायग्नोज कैसे होता है, कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी मेल इनफर्टाइल हो चुका है। उसका सबसे बड़ा होता है सीमेन एनालिसिस। फिर सीमेन एनालिसिस से बिल्कुल पता लग जाता है किसी को टेराटोस्पर्मिया है, एजियोस्पर्मिया है, या फिर स्टेनोस्पर्मिया है, या फिर ओलिगोस्पर्मिया है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। या फिर कोई अगर ऑर्गन अफेक्ट हुआ है सोनोग्राफी से या फिर MRI से बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है कि उसको किस टाइप का प्रॉब्लम है। अब समझते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ट्रीटमेंट के बारे में सबसे बेस्ट सजेस्ट करते हैं डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से बताते हैं कि आपको कौन सा इलाज लेना चाहिए। एक IVF होता है ट्रीटमेंट। अब IVF किसको लेना चाहिए, कहाँ तक लेना चाहिए, किस स्थिति में लेना चाहिए, डॉक्टर अच्छे से सजेस्ट करते हैं। लेकिन वही रही बात कि IVF क्या होता है, अब इसकी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेल इनफर्टिलिटी को लेकर के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।